नमस्कार मित्रों, मैं हूं योगेश चतुर्वेदी और आज हम देखने वाले हैं कि कैसे विभव मापी द्वारा हम किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कर लेते हैं। तो इसके लिए फ्रेंड्स हमको विभव मापी का परिपथ तैयार करना पड़ेगा। ये चित्र में वो परिपथ हमने यहाँ पर बना रखा है। देखते हैं कैसे परिपथ तैयार करते हैं। तो ये जो ए बी है, ये है विभव मापी का तार। अच्छा, आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, यदि आपने इसके पहले विभव मापी पर जो मैंने वीडियो बनाया था कि विभव मापी का सिद्धांत क्या है, यदि वो नहीं देखा है तो प्लीज आप उसको देख लें। तो ये वाला जो आज का टॉपिक है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इसमें जो ए बी है, ये विभव मापी का तार है। अब इस विभव मापी के तार के ऊपर और नीचे दो परिपथ होते हैं। इसमें से एक परिपथ को बोलते हैं प्राथमिक और एक को बोलते हैं द्वितीयक। बताइए किस परिपथ को प्राथमिक और किसको द्वितीयक परिपथ कहते हैं। यदि आपको इसका आंसर पता है तो इस वीडियो को आप आगे देखें, और नहीं पता है तो फिर समझ लीजिए कि आपने मेरा वो पिछला वीडियो जो कि मैंने विभव मापी पर बनाया है वो नहीं देखा है। तो प्लीज आप उसको देख लीजिए, तब आप इस वीडियो में आगे बढ़ें। तो इसमें जो ए बी है, ये विभव मापी का तार है। इसके ऊपर जो परिपथ है ये प्राथमिक परिपथ कहलाता है, और नीचे जो परिपथ बना है ये द्वितीयक परिपथ कहलाता है। तो इसके प्राथमिक परिपथ में हमने क्या जोड़ा है? तार के ए सिरे को जोड़ा है एक संचायक सेल सी के धन सिरे से। सेल के ऋण सिरे को जोड़ा है एक की, जिसको कुंजी कहते हैं, और इसको जोड़ा है परिवर्ती प्रतिरोध RH से, जिसको रिहोस्टेट भी कहा जाता है, और इसको जोड़ दिया है ये तार के दूसरे सिरे बी से। तो प्राथमिक परिपथ आपने हमेशा एक जैसे ही लेना होता है। अब द्वितीयक परिपथ, ये जो नीचे बना है ये कहलाता है। द्वितीयक परिपथ में वो सेल आता है जिसका विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है या जिनके विद्युत वाहक बलों की तुलना करनी है, और आज के प्रैक्टिकल में हमको उस सेल जिसका आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है उसको हम यहाँ जोड़ेंगे। तो ये हमने वो सेल लिया है ई। अब हमने सावधानी विभव मापी में देखी थी कि जितने भी सेल इस परिपथ में लगेंगे सबके एक जैसे सिरे तार के एक ही सिरे पर जुड़ेंगे। तो इसका पॉजिटिव टर्मिनल और इसका भी पॉजिटिव टर्मिनल देखो हमने दोनों का जोड़ा है तार के ए सिरे से। फिर जो इसका नेगेटिव टर्मिनल है, इस नेगेटिव टर्मिनल को हमने जोड़ दिया धारा मापी से। ये गैल्वेनोमीटर है जो हमको ये बताएगा कि इस सेल से धारा ली जा रही है या नहीं। इसमें जो संकेतक लगा है उसमें विक्षेप आएगा, जिससे ये पता चलता है कि सेल से धारा ली जा रही है। जब संकेतक पर कोई विक्षेप नहीं होगा तो इसको शून्य विक्षेप की स्थिति बोलेंगे, और शून्य विक्षेप की स्थिति में ही हमको इस तार पर जो बिंदु मिलेगा वो संतुलन बिंदु कहलाता है, जो यहाँ पर डी है। तो धारा मापी को जोड़ दिया हमने जॉकी से, और जॉकी को तार ए बी पर हम चलाएंगे और इस डी की पोजीशन ज्ञात करेंगे। अब इस सेल ई के साथ हमने ये समांतर क्रम में जोड़ दिया है ये एक प्रतिरोध बॉक्स। अब इस प्रतिरोध बॉक्स के साथ फिर जोड़ी हमने एक की कुंजी। तो अब करना क्या है, जब आप इस सेल ई का विद्युत वाहक बल ज्ञात करते हैं तो इस K2 जो हमारी कुंजी है इसको हम ऑफ रखते हैं, तो इस ई का सीधा संबंध धारा मापी से हो जाता है। लेकिन जब हम इस सेल के सिरों पर जो हमने ये प्रतिरोध बॉक्स लगाया है, इस प्रतिरोध बॉक्स के सिरों पर विभवांतर ज्ञात करना चाहते हैं, तो हम इस K2 को ऑन कर देते हैं। तो फिर ये दोनों चीजें इस धारा मापी से जुड़ जाती हैं, और उस समय हमको जो प्राप्त होगा वो प्राप्त होगा इस प्रतिरोध बॉक्स के सिरों पर विभवांतर। प्रतिरोध बॉक्स क्या है, तो उसमें अलग अलग मान के कई सारे प्रतिरोध होते हैं। आप जिस प्रतिरोध को चाहें उसको इसमें सेट कर सकते हैं। तो जब सेल के साथ हम प्रतिरोध बॉक्स को नहीं जोड़ेंगे उस समय हमको सेल का विद्युत वाहक बल प्राप्त होगा, और जब सेल के साथ हम इसको जोड़ देंगे उस समय हमको इस प्रतिरोध बॉक्स के सिरों का विभवांतर प्राप्त होगा। तो ये थी इसकी संरचना इस परिपथ की, जो मैंने यहाँ पर लिखी है। एक बार जल्दी से मैं इसको पढ़ देता हूँ।
चित्र में विभव मापी का परिपथ प्रदर्शित है। इसमें ए बी विभव मापी का तार है, जैसा कि मैंने बताया था, जिसके प्राथमिक परिपथ में संचायक सेल सी, कुंजी K1 और परिवर्ती प्रतिरोध RH को जोड़ा गया है। द्वितीयक परिपथ जो नीचे वाला है, इसमें सेल E, जिसका आंतरिक प्रतिरोध हमें ज्ञात करना है कि धन सिरे को तार के A सिरे से तथा ऋण सिरे को, ये ऋण वाले सिरे को धारा मापी G एवं धारा मापी को जॉकी से, ये जॉकी है जो कि पेंसिल के जैसी या पेन के जैसी होती है, जिसको हम स्पर्श कुंजी भी कहते हैं या विसर्पी कुंजी कहते हैं। उठाकर इसको यहाँ पर हम टच करते हैं और जहां टच कर दिया वहीं से परिपथ आपका पूरा हो जाता है। तो धारा मापी को जॉकी से जोड़ा गया है। सेल ई के साथ समांतर क्रम में प्रतिरोध बॉक्स RB शॉर्ट फॉर्म लिखिए रेजिस्टेंस बॉक्स एवं कुंजी K2 को लगाया गया है। अब बनाते हैं हम एक फॉर्मूला जिसके द्वारा हम सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करेंगे। तो अगला टॉपिक हमारा सिद्धांत व सूत्र। सिद्धांत वही विभव मापी का सिद्धांत है, जिसके द्वारा जब हम सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करते हैं तो फॉर्मूला होता है E = KL। K विभव प्रवणता है इस विभव मापी के तार AB की, L है वो संतुलनकारी लंबाई, जबकि धारा मापी में शून्य विक्षेप की स्थिति आती है। ये सारी चीजें आपको तब और अच्छे से समझ में आएंगी जब आप वो विभव मापी क्या है, उसका सिद्धांत क्या है, वो वीडियो देख लेंगे। तो आज हमने यहाँ पर इस सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है। इसके लिए अब हम बनाने वाले हैं सूत्र। तो हमने यहाँ मान लिया कि यदि सेल ई का विद्युत वाहक बल E है, यहाँ तो E नाम दिया था, इसका विद्युत वाहक बल हमने क्या मान लिया, वो E है। आंतरिक प्रतिरोध है r, प्रतिरोध बॉक्स का जो प्रतिरोध है वो कैपिटल R है और इसके सिरों का जो विभवांतर है वो कैपिटल V है। तो आंतरिक प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है R = R E/V-1। अब आप सोच रहे हैं कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया, तो आपने EV/R में एक रिलेशन निकाला था, उस रिलेशन से ही हम स्मॉल r की वैल्यू ये ज्ञात करते हैं। ये हमने वहीं से बनाई है, आप प्रयास करें तो ये वैल्यू आप भी निकाल लेंगे। अब इसमें करना क्या है, ये R तो प्रतिरोध बॉक्स का प्रतिरोध है जो आप अपने मन से रख सकते हैं, आपकी इच्छा है आपको क्या प्रतिरोध की वैल्यू चुननी। E और V है, E और V की वैल्यू फाइंड करेंगे हम इस विभव मापी के द्वारा संतुलनकारी लंबाई ज्ञात करके। तो जब हम E की वैल्यू फाइंड करना चाहेंगे तो K2 को ऑफ कर देंगे और फिर ये जो जॉकी धारा पे जुड़ी हुई है इसको अलग अलग पॉइंट पर टच करेंगे। जब धारा मापी में शून्य विक्षेप की स्थिति आ जाएगी, उस समय जो हमको पॉइंट मिला D, जिसको हम संतुलन बिंदु कहते हैं, तो A से लेकर D तक की जो लंबाई होगी उसी का नाम है संतुलनकारी लंबाई। तो हमने ये मान लिया है कि तार जो हमारा विभव मापी का AB तार है उसकी विभव प्रवणता है K। विभव प्रवणता मतलब तार के एकांक लंबाई का विभवांतर, और सेल E के लिए जो संतुलनकारी लंबाई है वो L1 प्राप्त हुई है। तो सिद्धांत विभव मापी का ये कहता है कि फिर इस सेल E का जो विद्युत वाहक बल होगा हो जाएगा E = KL1। एकांक लंबाई का K, तो L1 लंबाई का K × L1 जो कि E के बराबर है। ऐसे ही अब हमको V की वैल्यू चाहिए, तो इस कुंजी K को आप ऑन कर दीजिए। जैसे ही ऑन करेंगे पुनः आप इस जॉकी को तार AB पर चलाएंगे, शून्य विक्षेप की धारा मापी में स्थिति ज्ञात करेंगे। फिर से हमको स्थिति जिस पॉइंट पर मिलेगी वो पॉइंट हमारा संतुलन बिंदु होगा। A और D के बीच की जो लंबाई है वो हमारी संतुलनकारी लंबाई कहलाएगी। तो हमने मान लिया है कि प्रतिरोध बॉक्स के सिरों पर विभवांतर V के लिए जो संतुलनकारी लंबाई आई है वो L2 है। तो चूंकि विभव मापी के तार की विभव प्रवणता K तो सेम टू सेम रहेगी, क्योंकि K क्या है, एकांक लंबाई का विभवांतर, जो कि डिसाइड कहाँ से होता है, ऊपर वाले सेल से। ऊपर वाले सेल में तो कोई बदलाव है ही नहीं। तो जब हमने तार के सिरों का ऊपर वाले ये इस वाले सेल से विभवांतर डिसाइड कर लिया है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया, तो K में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो अब जब आपने K में कोई परिवर्तन नहीं करना है, तो जब आप E की वैल्यू ज्ञात कर रहे थे, K की वैल्यू तब भी वही थी। जब आप
V की वैल्यू याद कर रहे हैं तब भी K की वैल्यू वही K है, लेकिन E के लिए संतुलनकारी लंबाई L1 थी और V के लिए ये L2 है, तो V की वैल्यू आ गई KL2। अब E और V की वैल्यू यहां पर रख दीजिए, तो K से K कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा आपका L1/L2 और बाकी फॉर्मूला सेम टू सेम। तो R क्या हो गया, R है प्रतिरोध बॉक्स का प्रतिरोध, L1 संतुलनकारी लंबाई इस E के लिए, L2 संतुलनकारी लंबाई है इस V विभवांतर के लिए। तो आपको जो प्रेक्षण तालिका ऑब्जर्वेशन टेबल बनानी है उसमें इन तीन चीजों की वैल्यू आपको रखनी पड़ेगी। तो देखते हैं कैसे बनाएंगे हम इसकी ऑब्जर्वेशन टेबल। तो देखिए ऑब्जर्वेशन टेबल में वही फॉर्मूले में जो तीन चीजें हैं वही हमने ली हैं। प्रतिरोध बॉक्स का प्रतिरोध R, संतुलनकारी लंबाई L1 और संतुलनकारी लंबाई L2। ये वैल्यू अलग अलग मान आप लेंगे, जिससे 1, 2, 3, 4 कई सारी रीडिंग आप निकाल सकते हैं। फिर उन सब की जो आपकी औसतन वैल्यू होगी, जो माध्य वैल्यू होगी, वही कहलाएगा आपका आंतरिक प्रतिरोध R। देखिए जब भी हम कोई प्रैक्टिकल करते हैं तो जो फर्स्ट रीडिंग आती है उसी पर विश्वास नहीं करते हैं, हम कई सारी रीडिंग लेते हैं ताकि हमको शुद्ध वैल्यू प्राप्त हो। अब ये प्रैक्टिकल में कुछ सावधानी भी आवश्यक है। ये सावधानियां हैं वास्तव में विभव मापी के किसी भी प्रयोग को आप करेंगे तो आपको यही सावधानी रखनी होगी, जो मैंने पहले भी आपको बताई थी पिछले प्रैक्टिकल में भी, इसमें भी आपको दोहरा देता हूं। आपने जो प्राथमिक परिपथ में सेल लगाया है उसका विद्युत वाहक बल द्वितीयक परिपथ में लगे सेलों के विद्युत वाहक बल से अधिक होना चाहिए, नहीं तो संतुलन बिंदु हमको प्राप्त नहीं होता है। जितने भी सेल परिपथ में आप लगा रहे हैं सबके धन सिरे तार के एक ही सिरे से जुड़े होने चाहिए। यदि ये दो काम आप नहीं करेंगे तो संतुलन बिंदु आपको नहीं मिल सकता। अब इसके बाद जितने भी आपने संयोजक पेंच लिए हैं, जहां जहां कनेक्शन किए हैं, वो सभी अच्छी तरह से कसे होने चाहिए। कोई भी कनेक्शन लूज नहीं होना चाहिए, नहीं तो करंट प्रॉपरली सप्लाई नहीं होगा और आपका प्रैक्टिकल गड़बड़ करेगा। जॉकी को रगड़ कर नहीं चलाते हैं। देखिए जहां कहीं भी प्रैक्टिकल में जॉकी होती है उसको तार पर ऐसे आराम आराम से स्पर्श कर, जैसे नहीं कि एक बार पकड़ लिया और रगड़ चला दिया। रगड़ कर क्यों नहीं चलाते हैं, नहीं तो तार आपका जहां से आप रगड़ कर चलाएंगे दबेगा, जिससे उसका व्यास चेंज होगा, प्रतिरोध बदल जाएगा और आपकी संतुलन बिंदु की स्थिति बदलेगी। विभव मापी के तार में अधिक देर तक धारा प्रवाहित नहीं करनी चाहिए। जिस समय रीडिंग ले रहे हैं तभी जॉकी को टच करें फिर हटा लें, क्योंकि अधिक देर तक धारा प्रवाहित आप करेंगे तो ताप बढ़ेगा तार का और संतुलन बिंदु की स्थिति भी बदल सकती है। हालांकि हम जो तार लेते हैं उसका प्रतिरोध ताप गुणांक नगण्य है, बहुत कम होता है, लेकिन आदर्श कंडीशन कुछ नहीं होती, ताप बदलने से प्रतिरोध में परिवर्तन हो ही जाता है। तो इस प्रकार फ्रेंड्स आज आपने देख लिया है कि कैसे हम विभव मापी द्वारा किसी सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात कर सकते हैं। फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक बहुत मन लगाकर पढ़ाई करें। नमस्कार।